सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं व्यापार का ईद स्पेशल प्रोग्राम। व्यापार की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईद के ख़ास मौके की मुनासबत से ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ईद से पहले जो रमज़ान का सीज़न होता है, इसमें बड़े पैमाने पर शॉपिंग की जाती है और जब इसके फिगर सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आवाम ने, और पाकिस्तानी क्या दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग ईद मनाते हैं वहाँ अरबों रुपए की शॉपिंग की जाती है। और किसी भी मुल्क की मीशत में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की मीशत में इस सीज़न को बड़ी कलीदी एक हैसियत हासिल होती है। ख़ासतौर पर ताजिर बरादरी का ये एक बड़ा ज़बरदस्त सीज़न होता है जिसमें आमतौर पर कहा जाता है कि वो पूरे साल की कमाई कर लेते हैं। अब चाहे कितनी ही महंगाई क्यों ना हो, लेकिन लोग मजबूर होते हैं, मर्द हज़रात मजबूर होते हैं, उन्हें अपनी फैमिली को शॉपिंग करवानी होती है, अपनी अहलिया को, अपने बच्चों को, और इसी तरह से फिर ये ज़ाहिर सिलसिला चलता है। और सिर्फ ये ताजिर बरादरी इसमें नहीं इन्वॉल्व होती, बल्कि ईद के कोई 5, 6, 8 महीने पहले हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी सनतें होती हैं वो ईद के ऑर्डर्स लेना बंद कर देती हैं। इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं कि वो ईद तक पूरे करते करते उनका वही टाइम गुजर जाता है। तो पाकिस्तान की मईशत में ये जो ईद का एक सीज़न होता है, रमज़ान की जो ख़रीदारी होती है, इसकी कितनी कलीदी हैसियत है और कितनी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और अगर इस सीज़न को पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी से ज़रा बाहर कर दिया जाए तो ताजिर बरादरी के क्या तासुरात होंगे, क्या रिएक्शंस होंगे, और फिर इतना ज़बरदस्त सीज़न गुजारने के बाद ताजिर ख़ुद किस तरह से ईद मनाते हैं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब चेयरमैन है नेशनल बिजनेस ग्रुप के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र पराचा साहब मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो जाहिद साहब, ये जिस अरसे की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो रमज़ान जब शुरू होते हैं 15-20 रोज़े के बाद एक पेस पकड़ती है ज़रा मार्केट, और फिर हम देखते हैं 24-24 घंटे मार्केट्स खुली हैं, बड़े पैमाने पर ख़रीदारी हो रही है। ईद के बाद जो फिगर आता है फिर गवर्नमेंट लेवल पर वो 7 अरब की, इतने अरब की ख़रीदारी हो गई, वो रिकॉर्ड टूट गए पिछले साल के। महंगाई भी होती है, ख़रीदारी भी हो रही होती है, तो ताजिरों के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त ये सीज़न होता है। जी बिल्कुल, ये तो है, और अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी हिकमत रखी है कि इस किस्म के जो भी त्यौहार होते हैं तो उसमें एक इकॉनमी की सर्कुलेशन होती है, इकॉनमी में रुपया गर्दिश करता है, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ, तो इस तरीके से लोगों को उसमें रोज़गार मिलता है। और जो खाना काबा का जो कॉन्सेप्ट था हज़रत इब्राहीम को, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और उन्होंने जाके वहाँ पे खाना काबा बनाया और उसको अमन की जाए करार दिया गया, तो उसमें भी बुनियादी कॉन्सेप्ट यही था कि सारी दुनिया से लोग वहाँ आएंगे और वहाँ के लोगों को उससे रोज़गार मिलेगा। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, इस्लामी त्यौहार होते हैं, तो इसमें एक आप 30 दिन पहले आप रोज़े रखते हैं, वो आप अल्लाह ताला को अपना जो एक जिस्म की ज़कात अदा करते हैं, वो एक आपकी एक्सरसाइज और आपकी ड्रिल होती है। और फिर ये एक आपका खुशी का त्यौहार होता है कि जी अब ईद आ गई है, और हमने तो फिर वो बच्चे और लेडीज़ और आप खुद और पूरी फैमिलीज तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे ज़ाहिर है कि लोगों को एक अच्छा, आम दिनों में भी अगर आप देखते हैं तो कराची जो है वो तकरीबन 12 से 15 अरब रुपए रोज़ का टैक्स अदा करता है जी बिल्कुल गवर्नमेंट के ख़जाने में, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, और ये तकरीबन 20% है ऑफ द टोटल वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कोई 70 अरब रुपए का तकरीबन यहाँ पे अपना रोज़ाना इकनॉमिक एक्टिविटी होती है, जिसमें से ये 14-15 अरब रुपए रोज़ाना टैक्स होता है। और अगर इसको हम पूरे साल की बुनियाद यानी इस सीज़न के हिसाब से देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें डबल और ट्रिपल लोगों की जो होती है स्पेंडिंग होती है। तो उससे फिर यह है कि लोगों को रोज़गार भी मिलता है और गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू भी मिलता है, और खुशी की खुशी है और रोज़गार का रोज़गार। बिल्कुल। और साहब, कितनी इस एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की इकॉनमी में कि ज़ाहिर है लोग करोड़ों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, और उससे ज़ाहिर है कारोबार वालों का कारोबार भी चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सिर्फ सीजनल होते हैं, जो कि इसी सीज़न में कोई पार्ट टाइम या कोई फुल टाइम कोई ऐसा कारोबार कर लेते हैं कि कम से कम उनका भी वो एक सिलसिला चल सके और कुछ 4 पैसे कमा लें इसमें। एक तो मैं ईद मुबारक कहूँगा नाज़रीन को और आपको सबको मेरी तरफ से। बात यह कि इस त्यौहार की बहुत अहमियत है, ख़ास तौर पे जैसे मियाँ साहब ने फरमाया कि ईद और रमज़ान का लोग 11 महीने इंतज़ार करते हैं। कारोबार के अंदर भी जैसे हम देखते हैं बहुत से सीजनल कारोबार हैं, ख़ास तौर पे जैसे अफ्तारी का जो एक सिलसिला है उसकी तैयारी है, तो बहुत से लोग सीजनल भी देखा हमने कि लगाते हैं और इससे अपने पूरे साल की इनकम निकालते हैं। बिल्कुल। फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, वो लोग पूरे साल की जो अपनी सेविंग है वो इसमें से निकाल के और अपने आप को काफ़ी अगले आने वाले दिनों में, ज़ाहिर है
फिर आने वाले महीनों के अंदर उसका असर आता है, वो बिज़नेस कम होता है क्योंकि लोग अपनी जमा पूंजी इस रमज़ान और इसके बाद ईद के ऊपर ख़र्च करते हैं। ख़ास तौर पे मैं चैरिटी के हवाले से, ज़कात के हवाले से बात करूँगा। कराची में ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी देने वाला शहर है। आप देखते हैं जगह जगह दस्तरखान लगते हैं, राशन तकसीम होता है और उसके बाद ईद के लिए लोग जो चैरिटी होती है वो करते हैं। तो एक ये पूरा 12 महीने में जो सबसे बड़ा एक इवेंट है, एक ये और एक ईद क़ुरबा, यानी कि अल्लाह ताला ने जैसे मियाँ साहब ने फरमाया कि खाना काबा बनाया कि सारी दुनिया से लोग, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले तक तो अरब सिर्फ उनका ज़रिया माश ही यही था और सिर्फ वहाँ रेत थी और कुछ नहीं था। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने जो एक ईद क़ुरबान का सिलसिला बनाया है वो भी एक बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी है। और इसी तरह ये रमज़ान और ईद ये भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है इकनॉमिकली। तो इससे लोग अपने पूरे साल का ज़रिया माश भी निकाल लेते हैं, ज़रिया इनकम भी निकाल लेते हैं और जो बाकी के दिनों में जो उनका कारोबार ऊपर नीचे होता है वो यहाँ से सेविंग करके निकालते हैं। जाता है जैसे कि हम देखते हैं कि ईद क़ुरबान के ऊपर जो हमारे देहातों से, गांव से लोग अपने लाते हैं जानवर, उसी से वो सब के सब अपने मवेशियों की जो पेमेंट्स करते हैं लोगों की उधार चुकाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ज़मींदार जब उनकी फसल आती है तो वो सारे साल की जो उन्होंने उधार लिया होता है, चाहे वो बीज हो, खाद हो, ट्रैक्टर हो, टायर हो, करते हैं। तो ये पाकिस्तान में अल्लाह ताला का एहसान है मुसलमानों पे पूरी दुनिया में कि ये दो त्यौहार जो हैं बहुत बड़ी इकनॉमी एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो जाती है उससे। और जहाँ बहुत सारे इसके पॉजिटिव्स हैं, ज़फ़र साहब मैं आपसे भी इस पर पूछूंगा, पहले जाहिद साहब से इस पर बात करूँगा कि जाहिद साहब वहीं कुछ नेगेटिव्स भी हैं कि वो नाजायज़ मुनाफाखोरी भी ज़रा अपने उरूज पर आ जाती है। और जहाँ दूसरे ममालिक में देखते हैं कि लोगों को रमज़ान का ऐलान होते ही डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं, चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं, चूँकि ज़ाहिर है मुसलमान बड़ी दिलो जान के साथ ये ईद का त्यौहार मनाते हैं। तो दीगर ममालिक जो कि मुस्लिम माशरे नहीं है वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं लोगों को, और यहाँ हम पाकिस्तान में देख रहे होते हैं कि जो चीज़ कोई बिल फॉर 100 रुपये वाली है वो 150 की हो जाती है, 150 वाली 200 रुपये की हो जाती है। तो ये वाले मामला क्यों हम सीधे नहीं कर पा रहे हैं? बस तो बात यह है ना कि प्रॉफिटेरिंग का जो एक अंसर है कि रातों रात हम अमीर बन जाएं, तो ये एक जो बात है ये लोगों में एक बड़ी बुरी आदत है। और इसमें ज़ाहिर है कि एक तो तरबियत की ज़रूरत है, और ये तो महीना ही ऐसा है कि जब वो अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतानों को बंद कर दिया जाता है और उनको जकड़ दिया जाता है। तो ये छोटे मोटे शैतान जो हैं ये पता नहीं ये क्या है, लोगों में ये बुरी आदत है। और जबकि ज़रूरत इस चीज़ की, देखें एक तरफ हम सोसाइटी में देखते हैं कि किस तरीके से दस्तरखान लग रहे हैं, किस तरीके से हेल्प किया जा रहा है, किस तरीके से ज़कात दी जा रही है, किस तरीके से ये जो बड़े बड़े इदारे हैं उनको किस तरीके से डोनेशन दिए जा रहे हैं। तो एक तरफ ये अच्छाई है, दूसरी तरफ ये बुराई है कि इस तरीके से प्रॉफिटेरिंग करना। तो ये तो नेकी और बदी जो है ना ये तो चोली दामन। और इसमें बहुत हद तक इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब हर काम में हम हुकूमत को तो नहीं मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते, इसमें आज खुद भी ये सारा काम किया जाता है और ज़ाहिर है कि एक तासुर ये उभरता है कि शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे मामला नहीं। देखें सोसाइटी में ये दोनों एलिमेंट साथ साथ चलते हैं, लेकिन अच्छाई जो होती है वो हमेशा प्रिवेल करती है, और अच्छाई जो है वो हमेशा वो बढ़ती भी है, फलती फूलती भी है। और बुराई जो है ये छोटी मोटी चीज़ें जो है इनके ऊपर जुर्माने, और फिर इनका खुद अपना ज़मीर भी मुतमईन नहीं होता, होर्डिंग कर लेना। लोग उनको पता होता है कि भाई इस महीने में जो डिमांड है अशिया की वो 2-3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हर आदमी की कोशिश होगी कि जी मैं शाम को अफ्तार करूं तो खजूर भी खाऊं, पकोड़े भी खाऊं, दही भी खाऊं, कुछ मीठा भी खाऊं, कुछ जलेबी भी खाऊं, समोसा भी खाऊं। तो वो इस तरीके से वो डिमांड जब एग्रीगेट होती है तो उसमें फिर यह है कि अचानक मार्केटों पे डिमांड आती है, तो फिर ये जो होते हैं लोग वो समझते हैं कि अगर हम रमज़ान से पहले चीज़ों को होल्ड कर लेंगे, स्टॉक और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेंगे और रमज़ान में फिर उसको रेट बढ़ा के बेचेंगे, तो ये एक बड़ी इल्लत है और बहुत बुरी बात है। और इसमें ज़ाहिर है कि फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी होने चाहिए,
और सप्लाई भी अबंडेंट होनी चाहिए। जब आप फिर गवर्नमेंट इसको इस तरीके से टेक केयर कर सकती है ना कि सप्लाई वॉल्यूम बढ़ा दे। बिल्कुल। तो ज़फर साहब, एक तरफ तो ये बढ़ती हुई महंगाई, फिर ये ऊपर से नाजायज़ मुनाफा हो रही है। मतलब एक आम शख्स पहले महंगे रमज़ान गुजारे, वो महंगी अशिया ख़रीदने पर मजबूर हो, फिर जब वो ईद की ख़रीदारी के लिए जाए, ईद की शॉपिंग पर जाए, तो वहाँ भी फिर वो महंगाई की चक्की में यानी बुरी तरह वो पिस जाता है। एक अपनी फैमिली को रन करना एक आम आदमी के लिए तो इस वक्त बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये बेबसी के आलम में वो बेचारा ईद मना रहा होता है, वो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन दिल पर क्या गुजर रही होती है वो शायद सिर्फ वही शख्स जानता है। देखिए जनाब, बात यह है, पहले होती थी तालीम और तरबियत, अब सिर्फ तालीम रह गई है, तरबियत ख़त्म हो गई है। सही। और मुसलमानों में ये को मैं समझता हूँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। अगर आप सऊदी अरब देखें, हज उम्रे का सीज़न देखें, तो वहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। यानी कि अगर हम रमज़ान से पहले कोई होटल बुक कराते हैं तो सही कि उसका 100 रियाल है, पहले अशरे में 200 रियाल है, तीसरे अशरे में 300 रियाल है, और आखिरी अशरे में, तीसरे अशरे में वो कहते हैं जी पूरे अशरे के पैसे लूँगा और 5000 रियाल लूँगा। हालांकि वही कमरा है, वही सब कुछ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम बेसिकली जो मुसलमान हैं इस्लामी तालीमात से दूर है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारे यहाँ मना है, और किसी की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना सख्त मना है, और बड़ा मुसावात और अख़ुवत का हमारे यहाँ दर्ज दिया जाता है। जैसे मियाँ साहब ने फरमाया कि एक तरफ तो वो होर्डिंग कर रहा है, दूसरी तरफ चैरिटी कर रहा है। एक्चुअली वो जो बड़ी चैरिटी है ना, आम तौर पे दुनिया में कहा जाता है जहाँ पे भी बड़ी चैरिटी होगी उसमें कुछ ना कुछ गिल्ट होगा। वो एक्चुअली चैरिटी नहीं है, वो गिल्ट है। तो ये एक अजीब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बन गया। हमारे उलमा कराम को भी चाहिए कि लोगों की ज़हन साज़ी करें कि ये उम्रा करने से, हज करने से जो लोगों के गुनाह हैं वो माफ़ नहीं होते। हकूक़ुल इबाद, ख़ास तौर पर ये क्रिश्चियनिटी वाला आ गया ना कि आप जाके चर्च में कबूल कर लें पादरी के सामने और कुछ पैसे रख दें और आपके गुनाह माफ़। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ हमको अपने राइट्स याद हैं तो अपनी ड्यूटीज़ भी याद होनी चाहिए। दुनिया में आप क्रिसमस पे देखें 50% से ज़्यादा वो सेल लग जाती है। यानी कि लोग इंतज़ार करते हैं पूरा साल, पैसे जमा करते हैं कि हम जाके क्रिसमस की सेल पे ख़रीदेंगे। और उसमें गरीब नहीं, जो एलीट क्लास है, अपर क्लास है, जैसे लंदन में बड़े बड़े स्टोर हैं जो आपके एलीट क्लास के, वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं कि जी ये ब्लैक फ्राइडे, गुड फ्राइडे, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं, या ईस्टर, या उस पर सेल लगेगी तो हम चीज़ें ख़रीदेंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गुर्बत मज़ीद बढ़ जाती है, गरीब आदमी जैसे आपने कहा वो शक्ल देख रहा होता है, अपने बच्चों की चीज़ें पूरी कर ले तो बड़ी बात है। और ख़ास तौर पे इस महंगाई के दौर में तो हमको जो हमारा मज़हब तालीम देता है, दर्स देता है, जो हमारे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हमको चाहिए उनकी तालीमात पे भी अमल करें। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कारोबार में मुसलमानों का कोई नाम नहीं है, ना कोई ब्रांड है, ना कुछ है। पाकिस्तान में भी जो कारोबार चल रहा है वो ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी का चल रहा है, या जनाब सब्सिडी का चल रहा है, या सरकारी तौर पे जो बहुत से सियासतदान हैं जिसके अंदर सब्सिडीज़ लेके वो कारोबार कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग बिज़नेस माइंडेड नहीं है। अगर बिज़नेस माइंडेड हों और रेट कम करें तो इनकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, सेल भी बढ़ेगी, और दुनिया में इनका कहीं नाम भी होगा, ब्रांड भी बनेगा। तो ये जो है ना वक्त से फ़ायदा उठाना, जैसे कि आजकल एक मैं आपको कहूँगा कि फ़लस्तीन के हवाले से बाइकआउट चला हुआ है, तो बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के इंडस्ट्रिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए कि अपने ब्रांड्स को, वो अपने ब्रांड को बनाएं। हो क्या रहा है कि वो प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी कम कर रहे हैं, क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं। तो उनको ये चाहिए कि इनको इतना बेहतरीन मौका मिला है। गो कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी चीज़ का बाइकाट हो और किसी को मौका हो किसी को ना हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेकिन आपको अगर अल्लाह ने एक मौका दे दिया है तो आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, प्राइस कम करें, क्वालिटी अच्छी दें, क्वांटिटी अच्छी दें। तो बेसिकली हमारे जो हमने इस्लामी असूल तिजारत के, देखिए इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर बेहतरीन एथिक्स है हमारे यहाँ कारोबारी भी, बेशक, और अगर हम मुनासिब नौफा लें, अच्छी चीज़ करें, और रमज़ान में अगर हम प्राइसेस कम कर दें तो आप देखिएगा कि वॉल्यूम्स ट्रिपल और 4 टाइम 5 टाइम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी। लोग इंतज़ार करेंगे कि भाई रमज़ान आएगा, सेल लगेगी, और हम अपनी ख्वाहिशादी पूरी करेंगे, और फिर इसके साथ साथ इसमें खैर व बरकत और अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाएगी। बड़ी तो ये मजबूरी
कि भाई केला 100 रुपये दर्जन है तो रमज़ान में 300 हो गया, तो अब गरीब आदमी शक्ल देख रहा, अमीर तो हर हाल में ले लेता है। बिल्कुल, वो एक छोटी सी क्लास है। तो हमें ये भी देखना चाहिए, बजाय ये कि हम लोगों के साथ नाजायज़ मुनाफाखोरी करके उम्रे पे जाएं या हज पे जाएं, नफली इबादत, या उस रकम की चैरिटी करें अपनी गिल्ट मिटाने के लिए। तो ऐसा ना करें, मुनासिब नफ़ा लें, और ताकि हम उन लोगों को चैरिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो। सही, बड़ी मुनासिब बात की है ज़फ़र पराचा साहब। पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर क्या जिस तरह एक ताजिर या एक दुकानदार भरपूर तरीके से कमाई करता, ग्रो करता है रमज़ान के महीने में, क्या इंडस्ट्री और सनतकार भी इसी तरह से ग्रो करते हैं, चूँकि उन्हें भी फिर ज़ाहिर रमज़ान के ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। तो ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं ज़ाहिद हुसैन साहब के सामने ये सवाल रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मियां ज़ाहिद हुसैन साहब, ज़फ़र पराचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो मियां ज़ाहिद हुसैन साहब, ये ब्रेक से पहले ये सवाल मैंने आपके सामने छोड़ा था कि ये जो हमारे सनतकार हैं, जो इंडस्ट्री है, कि ये भी रमज़ान से 2-3 माह पहले ग्रो करना शुरू कर देती है? क्या ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं? क्या इंडस्ट्री बेहतर लेवल पर काम कर रही होती है, जिस तरह हमारी आम नॉर्मल मार्केट्स में हम देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त रुझान होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि बात यह है कि जो बात हो रही थी अभी इकनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकनॉमिक एक्टिविटी जैसे जैसे एक्सपेंड होती है, बढ़ती है, तो उसका हिस्सा जो है वो सबको मिलता है। इंडस्ट्री को भी मिलता है, डीलर को भी मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन वाले को भी मिलता है, फिर आगे रिटेलर को भी मिलता है। तो ये सबको उसका हिस्सा मिलता है। असल बात यही है कि इकनॉमिक एक्टिविटी हमारे मुल्क में पिछले कुछ सालों से वो श्रिंक होती चली जा रही है, कोविड के बाद से खास। हमारी जो इकॉनमी का साइज़ था वो को 375 अरब डॉलर था, जो कि अब सुकड़ के 350 अरब डॉलर हो गया। वेयर एज के हमारा जो पिछले 3-4 साल में हमारी इकॉनमी जो है वो तो होनी चाहिए थी अभी 500 अरब डॉलर पे होनी चाहिए थी, वो श्रिंक हो गई है। तो अब इस टाइप की जो भी एक्टिविटी होती है तो ज़ाहिर है कि उसमें एक्सपेंशन होती है, फिर लोग उसमें अपना अपना सबको अल्लाह ताला उसका रिस्क देता है। एक चीज़ अभी जो हम बात कर रहे थे प्रॉफिटेरिंग के हवाले से, देखें बात यह है कि इसमें अगर हम सब कुछ लोगों के ऊपर छोड़ दें कि मेरी इंडस्ट्री है और मैं अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी उसकी कीमत फ़िक्स कर लूँ, और फिर मैं आगे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मेरा जो है वो जो मर्ज़ी कर ले, फिर दुकानदार जो मर्ज़ी कर ले, तो असल बात यह है कि हमारे यहाँ हमने वेस्ट की अभी एग्जांपल दी कि जी वहाँ किस तरीके से होता है, वहाँ कोई चीज़ शॉर्ट नहीं होती और वहाँ पे सेल लगा देते हैं ऐसे त्योहारों के मौके पे। बात यह है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस मिस हो रही है। पीछे जो मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है गवर्नमेंट का, जो गवर्नेंस होती है वो हमारे यहाँ मिस हो गई है। तो हमारे यहाँ लैक ऑफ गवर्नेंस भी है, मिस गवर्नेंस भी है, अपने अपने फ़राइज़ जो हैं वो इदारे अंजाम नहीं दे रहे। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी वेल मैनेज्ड हों और वेल ऑर्गेनाइज्ड हों तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पीछे से जो गवर्नमेंट जिसका फंक्शन है खत्म हो गया है, काम आदमी वो करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ हमने देखा है हर रमज़ान में जब से आपने होश संभाला है आप भी देख रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है हम भी देख रहे हैं, रमज़ानों में स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाते हैं। अभी कल का वाक़या है, एक नौजवान को गोली मार दी गई यही स्ट्रीट क्राइम के ऊपर। तो ये रोज़ हम देखते हैं एक आध वाक़या जो है, तनख्वाह लेके जा रहे थे बेचारे 60 लाख रुपए उनको लूट लिया। एग्जैक्टली। तो रोज़ हम देख रहे हैं कि एक आध दो वाक़यात जो हैं वो इस तरीके से होते हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाके गाड़ी रोकते हैं तो आपको खौफ होता है कि अभी कोई राजन आएगा और आपसे बटवा छीन लेगा और गन पॉइंट के ऊपर ज़रा सी बात के ऊपर वो गोली मार देते हैं। तो बात यह है कि क्या ये हमें पता नहीं है। अच्छा, इस स्ट्रीट क्राइम के साथ हम देखते हैं कि वो गदागर जो भिखारी होते हैं स्ट्रीट सिग्नल्स पे, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अचानक बढ़ जाते हैं। वो पहले अगर कोई एक आध किसी अपना सिग्नल पे खड़ा होता है बंदा, तो आप देखें 10 बंदे खड़े होंगे, तो अचानक वो 1 के 10 कैसे हो जाते हैं, वो कहाँ से आ जाते हैं? वो पेशावर गदागर होते हैं और उनको बाकायदा हायर किया जाता है। जैसे सिग्नल्स उन्होंने अपने बांटे होते हैं, जैसे हमने अपनी मिल और फैक्ट्री में लेबर रखे होते हैं, इसी तरीके से ये जो पेशावर गदागर होते हैं इन्होंने आगे अपने एजेंट पूरी ट्रेन और बसेस भर के आती हैं, तो दूसरे शहरों से, और वो सिग्नल्स पे खड़े कर देते हैं। तो मैं ही कह रहा हूँ कि हमें हर साल पता है कि जी ये स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ने, गदागर भी बढ़ने, और ये कि डिमांड भी बढ़नी है और लोगों ने प्रॉफिटेरिंग भी करनी है। ये जो 4-5 मेनस हैं सोसाइटी के, ये सबको पता है, तमाम गवर्नमेंट को पता है, तमाम पुलिस को पता है, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। फिर क्या वजह है कि हम उसकी बिफोर हैंड इसकी हम प्लानिंग नहीं करते और इस चीज़ को हम कंट्रोल क्यों नहीं करते? आप यहाँ से 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद दुबई चले जाएँ, आपको वहाँ से मॉडल मिल जाएंगे। आप इंडिया देख लें, वहाँ से आपको मॉडल मिल जाएंगे, आपको ईरान से मॉडल मिल जाएंगे,
बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश में हमसे बांग्लादेश में देख लें तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और वो तभी ठीक हो सकता है कि जब जो अफसर या जो लोग अपनी जिम्मेदारियां जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, एक तो वो कमाओ को अंजाम दें, दूसरे ये कि उनको जो वसाइल चाहिए, आप जब तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट को नहीं लगाएंगे, उसको यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये स्ट्रीट क्राइम्स का देखनी आप नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें। तो लिहाजा आपको ये इतना मेट्रोपोलिस सिटी है, इसके लिए आपको स्टेट ऑफ द आर्ट ये सिस्टम चाहिए, सेफ सिटी प्रोग्राम चाहिए। जब तक वो आप नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो बहरहाल IT का इस्तेमाल होना चाहिए और हर चीज़ को सही तरीके से, दुनिया पता नहीं कहाँ चली गई और हम कहाँ खड़े हैं अब तक, और हमारे पास वसाइल भी हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास वसाइल नहीं है या हमारे पास वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं, अकल नहीं है या जहानत नहीं है, सारी चीज़ें हमारे पास है, सिर्फ उनको इंटीग्रेट करके और उनको इस्तेमाल में लाने की। ठीक है, तो जाहिद साहब का जो पॉइंट है ज़फ़र साहब इस पर भी, और फिर ज़रा ये भी ऐड कर लीजिएगा इसमें कि ये गवर्नमेंट अगर ये सेहत की, तालीम की सहूलियात ही अगर सही कर दे, यानी एक प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में गवर्नमेंट स्कूल काम करने लगे और तमाम लोगों के बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, तो जो सैलरीड पर्सनस लोग हैं उनकी तो तनख्वाहें आप समझें कि 30% ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगी, जो वो फीस की मद में पे कर रहे हैं, या जो 20% वो मंथली या अपना एनुअली सेहत की मद में अपनी फैमिली पर या अपने पेरेंट्स पर वो खर्च कर रहे हैं। तो ये कम से कम इन्हीं चंद सेक्टर्स को अगर गवर्नमेंट सही कर दे तो कोई बहुत बड़े इकोनॉमिक चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, एक आम आदमी का मेयार इससे भी बेहतर हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे सरकारी स्कूल हैं या सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर हम इसको मैंडेटरी कर दें कि तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे और अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराएंगे, तो आप देखेंगे अपने आप ही उनका वो अपग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि उनको जब पता होगा कि इन लोगों ने आना है, VIPs ने, या 10वां 15 या 20वें ग्रेड के ऑफिसर ने आना है, तो जो चोरी चकारी है वो भी कम हो जाएगी, जो ड्यूटी पे लोग नहीं है वो भी आएंगे, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, ये वन डे या एक्टिविटी के तौर पे तो देखते हैं, ऐसे ईद है, बकरा ईद है, ऐसा कोई त्यौहार है, किसी ने एक दिन विजिट करना है तो वहाँ बड़ी सफाई हो जाएगी, हॉस्पिटल में भी, स्कूल में भी, वो एक दिन का नक्शा ऐसा नज़र आएगा कि वो कोई इंटरनेशनल लेवल की जगह है और वो उसके जाते ही वो फिर। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये ज़रूरी कर दिया जाए कि सरकारी अफसरान के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, और वो एक मिसाल कायम जब करेंगे तो फिर मैं भी अपने बच्चे को भेजूँगा। इसी तरह वो सरकारी अस्पताल बजाय बाहर जाने के, आवाम के पैसे से, टैक्स के पैसे से बाहर जाएं, वो जब सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो ईद का समा हो जाएगा। मिनिस्टर्स जाएंगे या पहले जाते थे, तो अब जब उन्होंने अपना, अब तो ऐसा है कि सरकारी अफसरान को एक इजाज़त है कि वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराएं, उसके बिलिंग वहाँ से होती है, तो ये गलत बात है। अगर इस तरफ आ जाएंगे तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। जैसे आपने कहा कि 30% 40% तो उसकी तनख्वाह अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो एक माफियाज हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के या प्राइवेट स्कूल्स के, वो भी अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी अब बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं ना। बहुत बड़ा बिजनेस की शक्ल है। अभी हमने देखा कि जो सेहत कार्ड हुआ उसका मिसयूज़ हुआ और बिलियंस रुपीज़ के KPK में और पंजाब में ओवर बिलिंग हुई। तो वो इसीलिए बात यह है कि कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, जब मियाँ साहब ने वैसे कहा मैकेनिज़्म नहीं है। मैकेनिज़्म मौजूद है, विल नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ओवर रेगुलेटेड हैं हर जगह। जैसे हम कारोबार कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, तो 30 35 40 महकमे आते हैं, ओवर रेगुलेशन है ना। फॉरेन एक्सचेंज का हम काम करते हैं, वो भी ओवर रेगुलेटेड है। कहीं आप चले जाएं, आप अपना घर बनाएं तो 50 महकमे आ जाएंगे। बात ये उनकी विल नहीं है ठीक करने की। सर ये विल या इंटेंशन अब क्यों नहीं है? अब तो इतनी बार रिपीटेटिव आप गवर्नमेंट में आ चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चौथी बार अपना चौथा टेन्योर है, फेडरल गवर्नमेंट भी एक के बाद एक बार गैप आता है, अगली बार फिर वही जमात आ जाती है हुकूमत में। तो अब तो आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर चुके हैं ये हुक्मरानी को, तो अब तो कम से कम ये विल इंटेंशन लोगों के बारे में सोच पैदा होनी चाहिए। ये तो ना ख़त्म होने वाला एक वो है, पेट किसी का नहीं भरता ना दिल भरता है, ठीक है जी। तो ये तो कब्र की मिट्टी ही भरती है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। तो अब इस तरह का मैकेनिज़्म हमारे हो गया है कि कोई आम आदमी ना इलेक्शन में आ सकता है ना सियासत में आ सकता है जब तक कम से कम वो 50 करोड़ रुपए प्रोविंशियल असम्बली के या नेशनल असम्बली के ना खर्चे। और अब तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि अगर आपको सेनेटर बनना है तो वो भी 80 करोड़ 100 करोड़ चाहिए। तो इनका तो पेट नहीं भरेगा, ये तो आवाम ही भरेगी इनका पेट, अगर जब तक के मुझे डर है खुदा ना करे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो जाए, लोग सड़कों पे ना निकल आएँ। क्योंकि इस वक्त लोग अपने जिस्म और रूह का रिश्ता रखना लोगों का माहौल है। ख़ास तौर पे
जो हमारे यहाँ जो बिल्स आ रहे हैं यूटिलिटीज़ के, अभी जो हमने IMF का प्रोग्राम किया है उसमें हमने 250% गैस के रेट बढ़ाए, 100% इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ाए और 1% हमने सेल टैक्स बढ़ाया है। ऑटोमोबाइल पे तकरीबन 6-7% टैक्स सेल टैक्स बढ़ाया है। अब हम नए प्रोग्राम में जा रहे हैं। गो के IMF का प्रोग्राम लेना हमारे लिए नागज़ीर है, उसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने ख़र्चे भी कम करने हैं। ख़ास तौर पे जो हमारी सब्सिडीज़ हैं, एज़ पर UNDP रिपोर्ट हम $18 बिलियन की सब्सिडी देते हैं सालाना एलीट क्लास को, वो हमें ख़त्म करनी होगी। अगर हम कम से कम उसको 50% पे ले आएँ तो हम जब नया कर्ज़ा लेंगे वो हम उस कर्ज़े से पिछला कर्ज़ा अदा करने की पोजीशन में होंगे, बजाय ये कि इस वक्त हमारी हालत ये है कि हम कर्ज़ लेके सूद की अदायगी कर रहे हैं। तो अच्छी सिचुएशन नहीं है। जैसे हमारे वज़ीर ख़जाना ने भी अब कहा, अब देखने की वाली बात है कि कहने की हद तक है या अमल भी है कि अब हमको एड नहीं ट्रेड चाहिए। तो अब हमारा एक पॉलिटिकल इशू बन गया, खासतौर पर ये PIA और स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन। पॉलिटिकल इशू कब तक होता है? जब तक वो सियासी जमात अपोजिशन में होती है। जब तो अपोजिशन में होती है तो कहती है प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, जैसे ही वो गवर्नमेंट में आती है वो कहती है प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये इतना ज़्यादा हमारे यहाँ तजाद है, कोई जो भी उसका अव्वल तो ज़्यादातर पार्टियों का मैनिफेस्टो ही कोई नहीं है अपनी की इकनॉमी के ऊपर, कोई उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, प्लान नहीं है, और अगर है भी तो वो आते यू टर्न ले लेते हैं अपनी बात। एक प्लान सबका कॉमन है कि IMF के प्रोग्राम में जाना है, वो हर पार्टी आती है और बस वो आने से पहले कह रही होती है हम नहीं जाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे और आने के बाद आप देखें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जाना ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा हल नहीं है हमारे पास, क्योंकि IMF जो है वो हमारा गेटवे है फाइनेंशियल एवेन्यू का। जब हम उससे करते हैं तो हमारी रेटिंग ठीक होती है, चाहे आपका ब्लूमबर्ग हो, IMF हो, कोई भी हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो आपकी रेटिंग ठीक करते हैं। उसकी वजह से आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है और जो दीगर इंटरनेशनल जो मॉनिटरी एजेंसीज हैं वो आपको लोन दे पाती हैं। देखिए, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया लोन पे चलती है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन देखनी है हमने कि उसकी यूटिलाइजेशन क्या इसके ऊपर है कि हमने अगर लोन लिया से कि 1 लाख रुपए का और वो हमने जाके खाना खा लिया 5 स्टार में, या हमने उस 1 लाख से अपने जो इंतहाई जो हमारी लिस्ट के ऊपर ज़रूरी काम है वो किए। क्या आवाम को पानी पीने का चाहिए, उसको गैस बिजली चाहिए, यानी जो हम लोन ले रहे हैं वो भी हम सही जगह पर नहीं लगा रहे कि उसको रिवर्स बैक करने के। प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं, IPPs हमारी इकोनॉमी का ब्लैक होल है। सही। ये एक दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने एक एग्रीमेंट ऐसा किया हुआ है कि कारखाना चले ना चले, बिजली पैदा हो ना हो, हमने उसका बिल देना है। और इधर बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं तो चोरी तो बढ़ेगी, यह नहीं रुक सकती। आप बिजली के नर्ख कम करें, लोगों की फैक्ट्रियाँ चलें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ताकि हम लोग कहीं मार्केट में खड़े हो सकें। अभी क्या हो रहा है, मुझ समेत मैं यहाँ पे किसी को ओवर चार्ज कर रहा हूँ और दूसरी जगह मैं ओवर चार्ज हो रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो यानी कि चाहे डॉक्टर के पास, चाहे एक सर्कल चल रहा है, एक सर्कल चल रहा है। तो एक अजीब सी एक, और इस महंगी बिजली और गैस का फिर असर जो इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जाहिद साहब के सामने और सूरत हाल इस वक्त ये लग रही है कि जो हमारी अशराफिया है मुल्क की, वो तो साल के 365 दिन ईद मना रही है और एक गरीब के लिए ईद के 3 दिन गुजारना ही मुश्किल हो रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब, ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद हुसैन साहब, ये ब्रेक से पहले भी जो ज़फ़र साहब कह रहे थे, ये बिजली महंगी होना, गैस महंगी होना, इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है? ये ईद की खुशियाँ तो हम गुजार रहे हैं, ये गुजर जाएंगी, लेकिन इसके बाद एक सख्त टाइम भी आना है। देखिए, बात यह है, अभी हम बात कर रहे थे कि जी हम IPPs जो हैं उनको हम क्यों फिक्स चार्जेस दे रहे हैं या कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, और वो भी डॉलर्स के अंदर, वो भी डॉलर्स में। ठीक है, बात यह है, आज आपने एक गाड़ी लीजिंग पे ले ली बैंक से, अब वो गाड़ी आप खड़ी कर दें, चलाएं या ना चलाएं, आपने महीने के बाद बैंक को उसकी लीज मनी देनी है, इसलिए कि वो गाड़ी बैंक ने आपको दे दी, अब ये आपकी मर्जी है आप उसको चलाएं ना चलाएं। ठीक, इसी तरीके से आपने IPPs को उनको बोला जी ये कारखाना आप हमारे लिए लगा दीजिए और हम आपसे बिजली लेंगे। अब बिजली लें या ना लें, वो उसने तो कारखाने पे इन्वेस्टमेंट आपके लिए कर दी, अब आपने उसको उसकी कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, चाहे आप यूज़ करें या ना करें। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि उसने तो लगाया कारखाना आपकी वजह से, और बिजली के वाहिद बायर आप हैं, गवर्नमेंट है जिसने आपसे कारखाना लगवाया। अब बात क्या है,
बात यह है कि जो भी हम ईद के एक्सपेंसेस और सप्लाई चेन और उस हवाले से हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा था मिस गवर्नेंस, तो हमारे यहाँ मिस गवर्नेंस जो है वो हर जगह पे नज़र आ रही है। हमारी जो एनर्जी बास्केट है उसमें हमारे यहाँ महंगी बिजली है, हमारे यहाँ उसमें सस्ती बिजली का तनासुब नहीं है। अब देखें, हमारे यहाँ 4 सीज़न है। सर्दी में हमें बिजली चाहिए 12,000 मेगावाट पर डे और गर्मी में चाहिए 27,000 मेगावाट पर डे। तो इसका मतलब है कि अगर 27,000 गर्मी में आपको चाहिए मेगावाट, तो आप 30-35,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगाएंगे ताकि कोई मिसहैप हो जाए, कुछ हो जाए, तो ताकि आप सप्लाई दे सकें। तो अब 30-35,000 मेगावाट के आप कारखाने लगाएंगे और सर्दियों में 12,000 यूज़ करेंगे, तो वो कारखाने जो आइडल कैपेसिटी में होंगे तो उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे आप बिजली लें या ना लें। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे ही, इंडिया में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि उनके यहाँ भी 4 सीज़न है, बांग्लादेश में भी 4 सीज़न है, ठीक है। तो ये ऐसे ही होगा। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाना है कि वो 12,000 मेगावाट की बजाय आपकी सर्दियों में भी 20-22-25,000 मेगावाट की डिमांड हो जाए। तो वो कैसे बढ़ेगी? वो ऐसे बढ़ेगी कि आप अपनी इंडस्ट्री को सर्दियों के महीनों में, जो 4 महीने होते हैं, आप उनको बिजली सस्ती कर दें। कैपेसिटी चार्जेस तो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, चाहे आप यूज़ करें या ना करें। सिर्फ फ्यूल के रेट के ऊपर आप उन्हें बिजली दे दें, उससे आपकी इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी और वो उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। यानी पूरे साल के तनासुब से अगर वो देखेंगे तो उनका साल का तनासुब जो बिजली के रेट होंगे तो वो एवरेज आउट हो जाएंगे ना। तो आप उन्हें सर्दियों में कम रेट कर दीजिए। इसी तरीके से आप सोलर, इंडिया में सोलर की परसेंटेज जो है उनकी एनर्जी बास्केट में वो 16% है, हमारे यहाँ 1% है, 1.16% है। आप सोलर को 30% तक ले जा सकते हैं। चलें, आप 16% में भी अगर आप सोलर को ले जाएं, आप इंडिया के हिसाब से देख लें आप, तो आप तकरीबन 3-4 हज़ार मेगावाट बिजली बना सकते हैं सोलर से। तो उसी तनासुब से अगर आपकी 24 अरब डॉलर की एनर्जी की इंपोर्ट है, तो 16% को अगर आप उस पर देख लें तो तकरीबन 4 अरब डॉलर की आपकी एनर्जी की इंपोर्ट कम हो सकती है, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो सकती है। वैसे हमारा जो थिंक टैंक है वो इस पर क्यों नहीं गौर कर रहा, क्यों नहीं सोच रहा? ये इनको पता है साहब, सब पता है, सब पता है इनको, ऐसा नहीं कि सब पता है। और सर्दी में भी बिजली की लोड शेडिंग है। हाँ, जबकि आप बता रहे हैं सरप्लस मौजूद है, उसके बावजूद उसकी वजह ये होती है कि उनको कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है। वो लोड शेडिंग जो हम कहते हैं ना, इसमें भी थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है। वो होती है लोड मैनेजमेंट। अच्छा, कि जिस एरिया में लोग बिजली का बिल नहीं देते वहाँ पे वो बिजली बंद कर देते हैं। अच्छा, उस एरिया में जो चंद मखसूस लोग दे रहे हैं, हाँ, वो उनकी भी बंद हो जाती है, उनकी भी बंद हो जाती है। इसलिए कि अगर एक मोहल्ले में 100 घर हैं और उसमें से 25 घर बिजली दे रहे हैं, 75 नहीं दे रहे, बिजली के बिल दे रहे हैं 25 घर, 75 नहीं दे रहे, वो सबकी बिजली बंद कर देते हैं कि भाई आपस में मोहल्ले वाले बैठ के इत्तफाक राय करो, बिल देना शुरू करो तो हम बिजली बहाल करेंगे। तो ये हमारे यहाँ सोसाइटी के इशूज़ भी हैं, पॉलिटिकल इशूज़ भी हैं, पॉलिटिकल बैकिंग भी है। और पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो 20,000 मेगावाट बिजली पर डे हम बनाते हैं, आप हैरान होंगे, उसमें से 5,000 मेगावाट बिजली गायब हो जाती है। और वो फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, सोने के भाव फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, उससे हम बिजली बनाते हैं, कैपेसिटी चार्जेस पे करते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पे करते हैं। और फिर जब वो बिजली बना के हम सिस्टम में डालते हैं तो पता ये चलता है कि उसमें से 25% बिजली जो है वो गायब हो गई। और वो बिजली भी हम क्योंकि फ्यूल से बना रहे हैं, कोयले से नहीं बना रहे हैं, ये भी देखिए महंगी पड़ रही है, कहीं ना कहीं बदयांती भी या तो लाइन लॉसेज में ज़ाया हो जाती है, या लोग उसका बिल पे नहीं करते, या वो चोरी हो जाती है। यानी बिल आने के बाद पे नहीं करते, या रास्ते में चोरी हो जाती है। अब एज नेशन तो हम कितने डिवाइडेड हैं, हमें पॉलिटिकल डिवाइड भी है, हमें रिलीजियस डिवाइड भी है। बात यह है कि क्या हम मुल्क की कॉस्ट के ऊपर ये करने जा रहे हैं? ठीक है, हमें इन चीज़ों को ठीक करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए कि अब कर्ज तो हमें देता कोई नहीं, और ये बहुत अच्छा करते हैं जो हमें कर्ज नहीं देते। अभी हम कर्ज लेके और फिर पिछले कर्ज उतारते हैं तो जो हमारे कर्ज रोल ओवर हो रहे हैं। अब वो बात यह है कि आप एक सी पैक की बात ले लें, सी पैक अगर प्रॉपर ऑपरेशनल हो जाता तो उससे हमारा 2% GDP इंक्रीज होना था, वो भी हमने बीच में ठप कर दिया। तो बात यह है कि हम करते क्या है, हमें मतलब ये सारी चीज़ें, हर बड़ा प्रोजेक्ट पॉलिटिसाइज हो जाता है ना, पॉलिटिसाइज हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप सोलर के ऊपर अगर जाते हैं, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा एक अतिया अता किया है। इसी तरीके से विंड है, विंड एक आपको अल्लाह ताला ने ऐसा अतिया अता किया है कि विंड आप लगा लें, सोलर आप लगा लें,
सोलर आपने छत पे लगाया हुआ है, आपको बिजली मिल रही है, तो उसमें चोरी भी नहीं हो सकती। जो मैं कह रहा हूँ कि 20% ज़ाया हो जाती है, तो उसमें बिजली भी नहीं चोरी हो सकती। तो आपको सोलर के ऊपर जाना चाहिए, उससे आपकी 4-5 अरब डॉलर की जो सेविंग होगी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, उसी पैसे से आप IPPs के प्रोजेक्ट जो हैं वो 1-1, 2-2 करके वो कारखाने आप खरीद सकते हैं, ताकि आपको कैपेसिटी चार्जेस आपको ना जाए। तो हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि इसको अगले 2-3 साल में हम इसको 25 अरब डॉलर पे ले जा सकते हैं। और उसके लिए थोड़ा बहुत आपको यानी स्टेट बैंक को ये करना होगा, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत है कि ताकि हमारे जो लोग जो IT एक्सपोर्ट करते हैं ताकि उनको रेमिटेंस आ सके। अभी उसका कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें अगर हम करते चले जाएंगे, मैकेनिज्म आप बना दिया उन्होंने कुछ, लेकिन वो उतना 50% उन्होंने कहा है। आप तो ज़बर साहब ये मैकेनिज्म जो अवेलेबल होते हैं लेकिन विल और इंटेंशन नहीं होती, तो जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, ये इसको शुरू कहाँ से करें ये, और शुरू हो भी तो ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? देखिए जनाब, अभी हम जैसे बात कर रहे थे IPPs की कि उनके पास वाफिर बिजली मौजूद है जो हम नहीं ख़रीद पाते, तो वो हम उनसे ख़रीद के और वो अगर रेट टू रेट भी दे दें लोगों को सर्दियों में, तो वो जो रेट है उसका एक तो वो एवरेज हो जाएगी। इसमें तो कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, ठीक है, कि हम उनसे पूरी बिजली ख़रीदें और गवर्नमेंट ओवरऑल अगर उस रेट को कम कर दे, बजाय सर्दी गर्मी के वो एवरेज करके रेट कम कर दे। जो 20 रुपया जो हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, जैसे मियाँ साहब ने फरमाया, तो वही 20 की जगह अगर हम 10 रुपये पर यूनिट कम कर दें या 20 रुपये पर यूनिट कम कर दें, तो साल भर वही एक रेट रख लें, ताकि जो एक्सपोर्टर है या लोकल मैन्युफैक्चरर है या रिहायशी लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा इससे आसानी मिलेगी। सही। फिर उसके बाद जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात है, देखिए क़वानीन में हमारे बहुत सारे जो क़वानीन हैं हुकूमती, वो आपस में कन्फ्लिक्ट हैं। सही, बिल्कुल मुतसादम है, क्योंकि हम सारा दिन इसी को अंदर, आधे से ज़्यादा दिन हमारा इसी में निकल जाता है। SCCP कुछ कहता है, स्टेट बैंक कुछ कहता है, FBR कुछ कहता है। तो इस तरह जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसी में ही आवाम और कारोबारी लोग, चाहे एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चर, इसी में रहते हैं। यानी कि आप अगर लाइसेंस बनाने जाएं या किसी काम के लिए जाएं या रजिस्ट्रेशन कराने जाएं, अभी पिछले दिनों 15 दिन SCCP का पोर्टल बंद रहा है। ये हाल है इस मुल्क का। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई बैड इंटेंशन है, मेरा कहना ये है। अभी आपका डेटा चोरी हो गया जी, डाटा चोरी हो गया नादरा का, ठीक है। तो बात यह है, हमको अपनी नीयत ठीक करनी है। तो लामहदूद मसाइल हैं और लामहदूद हमारे पास वसाइल हैं, संजीदगी के साथ ज़रा गौर करना पड़ेगा। आज तो चूँकि ज़ाहिर है कि स्पेशल प्रोग्राम था, वक्त की कमी थी, हमने आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पर मज़ीद नशिस्तें दिनों में हमने बड़े खुश्क मौजू हमने पकड़ लिया। लेकिन मसाइल ही है, बिल्कुल ज़ाहिर है कि आप देखें कि जो पब्लिक के लिए आगे कुछ फ़ायदा हो जाए। इस प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ईद के हवाले से ख़ुसूसी, कि हम जितने नाजरीन हैं और सब लोग, हमको चाहिए अपने इर्द गिर्द बजाय किसी इदारे को चैरिटी करने के, जो एक है ना, वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, सबसे पहले अपने अजीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदार, फिर आपके मोहल्लेदार और फिर आपके जो मुलाजमीन हैं उनका ख्याल करें। बहुत बुरे हालात हैं, लोगों का खाना पीना रोज़गार का है, और आप अपनी नफली इबादत, मिसाल है हज उम्रा छोड़ के आप उन लोगों का ख्याल करें पहले, और उनको भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। सही। तो इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ज़बरदस्त, बड़ी मुनासिब बात आपने की। अब जाहिर साहब, और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, फिर मैं इख्तिताम करूँगा। एक ज़कात जो है ना, वो तो हम पे फ़र्ज़ है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने कहा है जो तुम अपने माल में से खर्च करोगे वो तुम्हारा तक़वा है। और अल्लाह ताला ने कहा है जो मुत्तकी है, जो तक़वा इख्तियार करता है, जो मुत्तकी है, वो एक बहुत बड़ा दर्जा रखता है। यानी कि ज़कात तो देनी देनी है, उसके अलावा आपने अपने मज़ीद माल में से लोगों का अपने इर्द गिर्द, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अव्वल खेस बाद दरवेश। तो पहले जो आपने अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को देखना है, बाद में आपने कोई दूसरी NGO को देखना है। बिल्कुल, उनका ख्याल ज़रूर करें, अपनी ज़रूरतों को कम करें, दिखावा कम करें, आसाइश कम करें, तो ये बहुत ज़रूरी। ठीक है, जाहिर साहब, ईद के इस पुरमसरत मौके पर आपका देखिए जी, मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अच्छे दिन इंशाल्लाह शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी हम ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं जो कि सालाना 1200 अरब रुपए का नुकसान करती हैं, PIA, वापडा, स्टील मिल, अब PIA को हम प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं और आगे और भी इदारे प्राइवेटाइज़ होंगे। तो इंशाल्लाह फिर ये सारे जो हमारे लॉसेज हैं ये बंद होंगे, प्लग होंगे।
तो ये चीज़ें हमारी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि SIFC के भी प्लेटफॉर्म से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहिद हुसैन साहब, ज़फ़र पराचा साहब, दोनों मौज़ूद में शुक्रिया। ईद की खुशियाँ मनाइए और उन खुशियों में जिस तरह भी ज़फ़र पराचा साहब ने भी कहा कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को, मुस्तहिक अफराद को ज़रूर याद रखिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।